दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुराज आप सभी का निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 2 जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मनी एंड बैंकिंग का एरिया कवर कर रहे हैं। इस यूनिट से प्रीलिम में 8 एंड मेंस में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 11 पे आ पहुंचे हैं। लेक्चर नंबर 11 इसमें क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो सबसे खास चीज़ें हैं, आज तो हम ये समझेंगे कि पहले जो बैंकों के पास लोन दिया जाता है, तो वो लोन की दरें कैसे डिसाइड होते हैं? वो लोन की जो दरें हैं, वो कौन डिसाइड करता है? उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, जो लोन की दरें डिसाइड करते हैं? जिसके लिए हमारे पास बेस रेट, एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे पैरामीटर हैं। आरबीआई ने कब, किसको और क्यों चेंज किया, कब उसके पास बेस रेट का पैरामीटर था और कब उसने एक्सटर्नल बेंचमार्क का पैरामीटर अपनाया, एमसीएलआर कब चेंज किया गया। इसके अलावा हम लोग आज जो एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों आए बेसल नॉर्म्स, इनकी क्या उपयोगिता है, ये कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड हैं और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम एक एक करके आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेस रेट। हम लोग बेस रेट को आज अभी के अभी समझने की कोशिश करते हैं और बेस रेट के माध्यम से जानेंगे कि बेस रेट किन चीजों को और कैसे प्रभावित करता है। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। बैंक आपको लोन देता है, जैसे स्टेट बैंक के पास आप जाते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लोन मिल जाता है ना? लेकिन लोन की दरें क्या होनी चाहिए? ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि बैंक, जैसे मान लेते हैं स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक आपको देता है लोन। ठीक है, तो लोन के लिए रेट्स क्या होने चाहिए, लोन के लिए दरें क्या होनी चाहिए, है ना? उन दरों को कैसे डिसाइड किया जाए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है समझना। ठीक है, देखिए, अब अगर स्टेट बैंक के पास एक डिपॉजिटर होता है, डिपॉजिटर का मतलब होता है जो अपना पैसा डिपॉजिट करता है, मतलब ये कि जो अपना पैसा जमा करता है बैंक में। ठीक है, इसे डिपॉजिटर कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है ना? इसने किसी टाइम में बैंक में 100 रुपए जमा किए। अब इस बैंक, ये जो बैंक है स्टेट बैंक, ये इसी 100 रुपए को अपने किसी बारोवर को देगी, बारोवर को देगी। अब बारोवर समझ लेते हैं कौन है, विजय। विजय जो है वो बारोवर है। मैंने विजय की बात करी, मान लिया कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो विजय जो है बारोवर है। स्टेट बैंक के पास ये 100 रुपए आए। अब आपको पता है कि जब स्टेट बैंक के पास 100 रुपए आए और स्टेट बैंक को इस 100 रुपए में कुछ ना कुछ लोन देना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर इस साल भर के लिए एफडी में आया है, तो 8% आज के हिसाब से लोन इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो विजय को ये किस दर पे पैसा दे? अब 8% पे तो नहीं दे सकता। बैंक बैठी है, लाभ को कुछ ना कुछ तो केंद्रित करेगी, अपने खर्चों को मैनेज करेगी। घाटे का बिजनेस करने के लिए नहीं बैठी बैंक। स्टेट बैंक इनको किस दर पर लोन दे, ये हमारे पास बड़ा प्रश्न है। क्या, किस दर पर लोन देना चाहिए? ठीक है, लोन देना चाहिए। आपके सामने विकल्प हो सकते हैं। 8% क्या ये सही है? 10% क्या ये सही है? 12% क्या ये सही है, या कितना? इस प्रश्न को हम पहले समझते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि बेस रेट एमसीएलआर जैसी कहानी आखिर है क्या। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिपॉजिटर एक्स है, उसको 8% का तो स्टेट बैंक लोन देती है। मतलब ये कि डिपॉजिट करती है, मतलब ब्याज देते हैं, मतलब ये कि 8% लोन का दर नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो एम्प्लॉई है उनकी वेतन है, जो बिजली का बिल लगता है ऑफिस का, ऑफिस के किराए हैं और बहुत सारे खर्च हैं, पेपर वर्क है इत्यादि। इसके अलावा बैंक का अपना प्रॉफिट, तो 8 पे तो नहीं दे सकती। अब हमारे पास दूसरा विकल्प है, क्या 10% आइडियल रेट होगा? ये अब हम इसे चेक करेंगे।
ये 100 रुपए स्टेट बैंक के पास आए, स्टेट बैंक के पास हैं अब 100 रुपए, ठीक है। इसको वापस करना है डिपॉजिटर को, एक्स को वापस करना है कितना, 1 साल के बाद 108 रुपए। मतलब ये कि बैंक उतना रुपया दे कम से कम, उस दर पर विजय को पैसा दे कि कम से कम साल के अंत में उसके पास 108 रुपए और प्लस जो उसके ऑफिस के खर्चे हैं, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए कुछ एडिशनल मनी हो, है ना? कुछ तो होना चाहिए। तो मतलब ये कि 10% का दर देने पे होगा क्या? ये 100 रुपए वो विजय को क्या बैंक पूरा दे सकती है क्या? क्या ये 100 रुपए स्टेट बैंक विजय को पूरा दे सकती है क्या? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 रुपए यानी कि 4% सीआरआर होगा जो आरबीआई के पास होगा। करीब करीब 18% एसएलआर होगा, ठीक है, जो कि बैंक के पास है, जिसको कि बैंक लोन नहीं दे सकती। तो अब बैंक के पास कितना बचा, स्टेट बैंक के पास 78 रुपए। मैथमेटिकली इसे कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम 78 को मान लेते हैं 80 रुपए बचा, ठीक है। अब 80 रुपए में अगर 10% का ये ब्याज कमाती है, कौन, स्टेट बैंक, तो ये 10% का ब्याज कमाएगी, तो 80 का 10% कितना होगा, 8 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88 रुपए, ठीक। अब स्टेट बैंक के पास साल के अंत में कितना पैसा बचा, ये 88 रुपए प्लस सीआरआर वाले 4 रुपए प्लस एसएलआर वाले 18 रुपए बराबर कितना आया, 110। मतलब ये कि अगर वो 10% का इंटरेस्ट देती है तो बैंक के पास साल के अंत में 110 रुपए बचेगा, जिसमें से 108 रुपए वो एक्स को ये वापस करेगी। ऐसी कंडीशन पे बैंक के पास बचेगा अपने खर्चे के लिए 2 रुपए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इत्यादि इन सब के लिए बचेगा 2 रुपए। अब आपको पता है कि बहुत सारा बैंक का लोन डिफॉल्ट भी करता है, बहुत सारे बैंक के लोन होते हैं जिनमें बैंक को प्रॉफिट नहीं मिलता। मतलब ये अगर बैंक 10% में किसी को पैसा दे रही है तो बैंक को मिलते हैं केवल 2 रुपए। अगर हम रियल फिगर लेते 78 वाला, ठीक है, 78 वाला रियल फिगर लेते तो ये जो है और कुछ ना कुछ कम हो जाता। इसलिए नॉर्मली स्टेट बैंक को अपना लोन 10% से कम में नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि 10% का ब्याज बैंक जो है वो ले सकती है किसी को लोन देते समय, है ना। इसलिए ये वाला पार्ट अब हम कर चुके हैं कि बैंक को अपना सीआरआर और एसएलआर वो सब रिजर्व रखना पड़ता है, इस हिसाब से बैंक अपना लोन देती है, ये सारी चीजें। अच्छा, तो किस दर पर देना चाहिए, इसमें कुछ और फैक्टर होते हैं। अब जैसे कि मान लो आरबीआई रेपो, रिवर्स रेपो इत्यादि पे अपना कुछ फैसला सुनाती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी टाइम में रेपो रेट 6% है ना, तो बैंक को 6% पर आरबीआई से पैसा मिलता है। अब अगर मान लीजिए इसमें 4% रिवर्स रेपो है, तो आरबीआई बैंक को 4% इंटरेस्ट देती है जब वो बैंक का पैसा आरबीआई के पास आता है रिवर्स रेपो में, है ना, रिवर्स रेपो में। तो उस कंडीशन पे ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये कॉल मनी रेट को प्रभावित करता है। कैसे, ये हम आगे वाली स्लाइड में आगे देखते हैं, ठीक है। और कॉल मनी रेट का भी एक रोल होता है लेंडिंग रेट को डिसाइड करने में। मतलब ये कि जैसे अभी हमने पीछे के उदाहरण से समझा कि अगर स्टेट बैंक किसी कस्टमर को 10% पर देती है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको ये रेट कॉल मनी पे, इस रेट में उसको कॉल मनी से कंपटीशन करना पड़े कॉल मनी मार्केट में, क्योंकि कॉल मनी मार्केट में दूसरे लोग हैं जो आपस में बैंकों को और सस्ता लोन दे रहे हैं, है ना। तो बैंकों के पास और ज्यादा लेंडिंग विंडो हो, लेंडिंग विंडो कहने का मतलब कि और ज्यादा पैसा वो दे सकती है। इसी कंडीशन पे बैंक और कम दर पे पैसा दे सकती है क्या, या बैंक और ज्यादा दर पे दे सकती है क्या। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि बैंक को आइडियली किस रेट पर पैसा देना चाहिए। जैसे हमने पीछे देखा कि 10% के रेट पे बैंक पैसा दे सकती है, ठीक है।
नाउ जब आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करता है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट और कॉल मनी रेट से क्या रिलेशन है। जब आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करती है तो रिवर्स रेपो रेट अपने आप बदल जाता है। कैसे? आरबीआई सिर्फ पॉलिसी रेट जारी करती है जिसे हम रेपो कहते हैं और प्लस लिखती है कि 25 बेसिस पॉइंट कम होगा तो वो रिवर्स रेपो रेट होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ भी, ये कभी 25 बेसिस पॉइंट होता है, कभी 35 बेसिस पॉइंट होता है, आज की डेट में तो 325 बेसिस पॉइंट के आसपास है ना। तो इसलिए हम इस पे फिक्स नहीं रहेंगे, ये आरबीआई हर तिमाही में अपना बदलते रहते हैं। और तो इस तरह हमने समझा कि रिवर्स रेपो रेट के परिवर्तन में रिवर्स रेपो रेट अपने आप में क्यों बदल जाता है। यह उस रेट को भी प्रभावित करता है जिस पर ऋण मुद्रा बाजार में कारोबार किया जाता है। मतलब मुद्रा बाजार में जिस प्रकार ऋण या डेप्ट का जो कारोबार किया जाता है, ये डेप्ट है बेसिकली, डेट का कारोबार किया जाता है, अर्थात कॉल मनी रेट। अब हमको पता है कि बिटवीन द बैंक्स कॉल मनी रेट वो रेट है जिसपे जो है डेट का कारोबार किया जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट कॉल मनी रेट को प्रभावित करता है। बोल देने में एकदम आसान, समझने में एकदम कठिन। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे। देखो, अगर मान लीजिए बैंक 1 है और बैंक 2 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एसबीआई, इसको मान लेते हैं पीएनबी। ठीक है, पीएनबी आपस में जिस दर पर एक दूसरे को लोन लेती या देती हैं उसे हम कॉल मनी मार्केट का दर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये इंडिया में मुंबई इंटर बैंक रेट द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसे हम विबोर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कॉल मनी मार्केट किसी टाइम में 4% है, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट 4.5% है, तो कोई भी बैंक आपस में एक दूसरे को पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट पर कोई भी बैंक आरबीआई से इस रेट को प्राप्त कर सकता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एंड इफ नॉट प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन। मैंने यह बोला कि अगर किसी भी टाइम में कॉल मनी का जो दर है वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट 4.5% किसी टाइम फॉर एनी रीजन, तो आप ये समझिए कि कॉल मनी पर कोई भी बैंक दूसरी बैंक को पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अगर मान लो स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो पंजाब नेशनल बैंक इनको बोलेगा कि हम तुमको क्यों पैसा दें 4% पे, उससे ज्यादा तो हम आरबीआई को पैसा देंगे। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से 4.5 रुपए प्रति 100 रुपए के हिसाब से इनको दे सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? और अगर आ रही है तो आप एक बात समझ जाइए कि कॉल मनी का रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होना चाहिए। अब आपको यूपीएससी प्रीलिम में जब क्वेश्चन देगा तो इसी तरह फंसाता है कि अगर लिख के स्टेटमेंट आ जाए कि कॉल मनी रेट विल ऑलवेज बी हायर देन रिवर्स रेपो रेट, उत्तर होगा सही, आप उसमें धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि अगर कॉल मनी रेट रिवर्स रेपो रेट से कम है तो ऐसी कंडीशन पे कोई बैंक एक दूसरे को लोन नहीं देगी। उनके पास अवसर होगा कि अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखो और कॉल मनी रेट से ज्यादा पे लाभ कमाओ। आप पूछ सकते हैं कि आखिर रिवर्स रेपो रेट पर जब ज्यादा मिल रहा है तो कॉल मनी कम होगा ही क्यों? देखो, कॉल मनी रेट रिवर्स रेपो रेट से कम कभी नहीं होता है, यही एक सच्चाई है कि कॉल मनी रेट रिवर्स रेपो रेट से कम कभी नहीं होता। और अगर कभी वो इस सिचुएशन आती है तो आप ये देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट अपने आप सर्टेन बेसिस पॉइंट कम होते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को और कम कर देती है, जैसे 3.5%, ताकि कॉल मनी रेट 4% ऑपरेट करता रहे और बैंक एक दूसरे को पैसा देते रहे। क्योंकि अगर बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया तो वो मनी सर्टेन टाइम के लिए फ्रीज हो सकती है। आरबीआई कभी नहीं चाहेगी कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो, अगर वो लिक्विडिटी स्टैंडर्ड लेवल पर है तो स्टैंडर्ड लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को हमेशा कम रखती है। ठीक है, और जो कॉल मनी रेट है वो नॉर्मली रेपो रेट से ऊपर रहता है या रेपो रेट के बराबर है।
ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई, इंटरप्रिटेशन में आप गलती नहीं करोगे एंड आई बिलीव सो। जब मुद्रा बाजार में यानी कि मनी मार्केट में दर बदलती है तो बैंक अपनी डिपॉजिट रेट में बदलाव करते हैं। क्यों? बिकॉज मनी मार्केट में उनको पैसा उठाना होता है। अगर मान लीजिए डिपॉजिट में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जमा में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, है ना, किसको, मान लीजिए एक्स ने पैसा जमा किया और ज्यादा दे रहे हैं और बाजार में उनको पैसा और महंगा मिल रहा है। महंगा मिलने का मतलब है कि किसी टाइम में अगर मान लीजिए 4% वो अपने डिपोजिटर को दे रहे हैं, डिपोजिटर को, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपोजिटर को, और कॉल मनी मार्केट में उनको और पैसा महंगा मिल रहा है, तो बैंक डिपोजिटर को का दर घटाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुद्रा बाजार में दर बढ़ती है तो बॉन्ड पर ब्याज दर भी बढ़ जाती है, और बॉन्ड पर जब उच्च ब्याज दर से प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले बैंक जमाकर्ताओं के लिए भी ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब उसका उल्टा, कि जब मुद्रा बाजार में दर बढ़ती है, मनी मार्केट में रेट बढ़ता है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि बॉन्ड मार्केट में भी ब्याज बढ़ जाता है। मतलब कहने का क्या, कि एक बैंक के पास दो विंडो हो सकते हैं, जैसे कि वो मनी मार्केट से पैसा उठाए, मनी मार्केट से पैसा उठाए, लेकिन अगर मनी मार्केट में मान लीजिए किसी समय इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, 4.5% हो गया, है ना, तो बैंक के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि बॉन्ड इशू करो, ठीक है, बॉन्ड इशू करो और वहां से पैसा उठाओ। अब अगर मान लीजिए बॉन्ड में किसी भी टाइम में 4.4% है, तब कोई भी बैंक इस दर को लेना चाहेगी, क्योंकि 4.4 4.5% की तुलना में सस्ता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मनी मार्केट में दर बढ़ती है तो बॉन्ड मार्केट में भी दर बढ़ती है, ठीक है। अन्यथा लोग मनी मार्केट से ही पैसा उठाना शुरू कर देंगे अगर बॉन्ड सस्ता ज्यादा महंगा हो गया तो। बट बॉन्ड का जो रेट है वो नॉर्मली मनी मार्केट रेट से कम होता है। तो डिपोजिटर क्या करेगा, कोई एक्स टाइप का पर्सन क्या करेगा, वो बैंक में पैसा ना जमा करके सीधे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा। कोई भी पर्सन एक्स बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देगा, बैंक में क्यों रखेगा अगर बैंक में उसे वो दर मिल नहीं रही है तो। ऐसी कंडीशन पर आपको समझना होगा कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले बैंक जमाकर्ताओं के लिए भी ब्याज बढ़ाएंगे। मतलब ये कि जो एक्स पर्सन जमा कर रहा है, अब बैंक उनको ज्यादा रेट पर पैसा जमा कराएंगे और उनको ब्याज ज्यादा देंगे ताकि वो बॉन्ड मार्केट में अपने आप को स्विच ना करें, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस प्रकार से बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट और डिपॉजिट का रेट और लेंडिंग का रेट, ये सब आपस में कैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से जुड़े हुए हैं। सारी दरों को एक दूसरे से हमने कनेक्ट करके समझ लिया है। अब हमको बेस रेट समझना आसान हो जाएगा। तो बेस रेट है क्या? बेस रेट एक बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, इसका मतलब क्या है कि जैसे लेंडिंग रेट का तो मतलब ये हुआ कि जिस दर पर बैंक लोन देता है। बेंचमार्क मतलब ये कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है बेस रेट जिसको सभी बैंक फॉलो करते हैं। बेंचमार्क का मतलब यही है, ठीक है। और प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब यह है कि ये वो रेट है बेंचमार्क का जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार, बोरो यानी कि लेंडिंग यानी कि क्रेडिट नहीं दे सकता है, तो उसे हम बेस रेट कहते हैं। बेस रेट वह न्यूनतम दर है जिससे कम पर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक उधार नहीं दे सकती, ठीक है। बेस रेट की गणना पद्धति निम्नलिखित 4 कारकों पर आधारित है। जो बेस रेट की गणना है उनमें क्या क्या ध्यान दिया जाता था। अब जैसे मान लो बैंक को डिपोजिटर्स लोन पैसा अपना जमा करते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को बारोवर को लेंड करते हैं, उधारकर्ताओं को देते हैं। तो उनमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो जुड़ती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपॉजिट और लेंडिंग रेट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसमें है एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए स्टेट बैंक एक्स के 100 रुपए को के अगेंस्ट में 4% का इंटरेस्ट दे रहे हैं,
तो ये कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हुआ कि नहीं, सॉरी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हुआ कि नहीं। मतलब ये कि किसी एक्स पर्सन का जमा रखने के लिए बैंक को कुछ कॉस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। एक्स के केस में 4% हो सकता है और 8% हो सकता है अगर ये एफडी है तो। एफडी के केस में बैंक 8% का ब्याज देती है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज ध्यान देनी पड़ती है, सीआरआर और एसएलआर को बनाए रखने की लागत। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक में 100 रुपए आते हैं किसी टाइम में, तो उस 100 रुपए के अगेंस्ट में बैंक को 22 रुपए 4% आज की डेट में कहें तो सीआरआर के, 18% कहें तो एसएलआर के, वो उसको फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज करने का मतलब है कि ये उसे लोन देने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। सीआरआर वाले पैसे आरबीआई के पास रहेंगे, एसएलआर वाले पैसे बैंक के पास रहेंगे किसी न किसी लिक्विड एसेट में, जैसे गोल्ड, कैश इत्यादि। लेकिन बैंक इनको किसी भी कंडीशन में लेंड नहीं कर सकती, मतलब ये कि उधार नहीं दे सकती। तो बैंक के पास बचते हैं 78 रुपए, वो इन्हीं में से अपनी सारी कमाई करेगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि सीआरआर और एसएलआर को बनाए रखने की कुछ लागत है। बैंकों की परिचालन लागत जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो बैंक के अपने डेली के खर्चे हैं, मंथली के खर्चे हैं, सालाना खर्चे हैं, बिजली का बिल, पेपर, वेतन भत्ते इत्यादि, वो सारे खर्च, तो वो जो ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो कॉस्ट भी बैंक इसी से तो निकालेगा जो उसके पास डिपॉजिटर का पैसा है और जो लेंडिंग में वो कमाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेटवर्थ पर रिटर्न या लाभ। अब बैंक यही सब करने के लिए तो बैठा नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट वो कमाएगा ही। तो जो बैंक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसने पैसा लोन दिया है, उसमें जो वो रिटर्न या लाभ की अपेक्षा करता है, वो इतनी चीजें हैं जो बेस रेट की गणना करने में ऐड होती थी, जोड़ी जाती थी। 1 अप्रैल 2016 से आरबीआई ने धन की औसत लागत के बजाय धन की औसत लागत के बजाय सीमांत लागत के आधार पर आधार दरों की गणना करने के लिए एक नई पद्धति की शुरुआत करी। अब यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बेस रेट का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो आधार दरें थी, बेस रेट, जो आधार दरों का बेस रेट का कॉन्सेप्ट था, वो धन की औसत लागत पर बेस्ड था, धन की औसत लागत पर बेस्ड था। ये औसत लागत क्या है, मतलब ये कि जो धन है आया बैंक के पास, उसी पैसे में बैंक अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपना सीआरआर, एसएलआर, उन सारी कॉस्ट को निकाल रहा था। तो ये जो है उस धन, ये धन कौन सा है, डिपॉजिट वाला, ठीक है। इसी पर जो अलग अलग दिनों में बैंक के पास आ रहा है, उसकी वो पूरी एक एवरेज कॉस्ट निकाल के चल रहा है कि हाँ, अगर मान लो साल भर का उसने लोन दिया, साल भर के लिए उसके पास डिपॉजिट है, तो साल भर का उसके पास क्या खर्च आएगा, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। साल भर में सीआरआर एसएलआर में उसको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वो उसकी सीआरआर एसएलआर की होल्डिंग कॉस्ट हो गई, और वो सालाना प्रॉफिट की कितनी अपेक्षा करता था, ये उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। इसलिए हम इसे औसत लागत बोलते थे। लेकिन कहानी बदल गई। कैसे, आरबीआई ने 2016 को ये औसत लागत वाले कॉन्सेप्ट को कर दिया फेल। बोला नहीं, औसत लागत जो है इसमें अपने आप में कुछ दिक्कत है। अब वो क्या दिक्कत है, जब तक ये ना बताया जाए तब तक कोई भी कहानी बेमानी लगती है। तो वो दिक्कत पहले समझ लीजिए क्या दिक्कत, ठीक है। हम थे इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे दिक्कत समझते हैं। दिक्कत ये थी कि अब आपको पता है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, तो जनता अपने केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई से अपील कर सकते हैं
यानी कि सरकार इन्फ्लेशन इत्यादि की चिंता कर सकती है और उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई को आदेश दे सकती है। सरकार क्यों? क्योंकि जनता की प्रतिनिधि सरकार है ना? तो वो आरबीआई को आदेश दे सकते हैं कि महंगाई को काबू करो। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई पॉलिसी रेट पर को चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी किसको? रेपो को। दूसरी बात क्या है? मान लीजिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग ज्यादा बिजनेस व्यवसाय इत्यादि में करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इकोनॉमी एकदम स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है, या बाजार एकदम रुका हुआ है। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, लोगों को चाहिए पैसा, लोगों को चाहिए पैसा व्यवसाय करने के लिए और लोगों के पास पैसा नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है एकदम, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है और एग्रीकल्चर का सीजन है। किसान सस्ता लोन चाह रहा है, किसान सस्ता लोन चाह रहा है। एमएसएमईज सेक्टर भी कुछ सस्ते लोन की अपेक्षा किए बैठे हैं और वो सरकार से अपील करते हैं कि सस्ते लोन के लिए हमें कुछ किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि पॉलिसी रेट घटा दिया। हमने पहले समझा कि पॉलिसी रेट इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बढ़ा दिया जाता है और इन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए पॉलिसी रेट घटा दिया जाता है। जनता के अपील में सरकार ने कहा, सरकार के कहने पे आरबीआई ने पॉलिसी रेट कम कर दिया, मतलब रेपो रेट कम कर दिया। लेकिन रेपो रेट के कम होने के बावजूद भी जो बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या दूसरी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जितने थे, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर की, वो लोग लोन की दरें सस्ती नहीं कर रहे। समस्या समझ में आ गई क्या आपको? वो लोग लोन की दरें कम नहीं कर रहे थे, मतलब लेंडिंग रेट को कम नहीं कर रहे थे। अब बैंक करे क्यों? क्योंकि बैंक ये कहता है कि आरबीआई ने अगर किसी तिमाही पॉलिसी रेट कम कर दिया है तो जो उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, वो सब तो तब भी बने हुए हैं। अगर आरबीआई अगले तिमाही पॉलिसी रेट को बढ़ा देता, मतलब ये कि अगर किसी एक तिमाही में या दो तिमाही में आरबीआई पॉलिसी रेट को कम कर रहा है तो स्टेट बैंक उसको अपने लेंडिंग रेट को कम करने के लिए तैयार नहीं है। स्टेट बैंक को लेंडिंग रेट को कम करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जो उसका लोन है ना, जो उसका लोन है वो पूरे साल के लिए गया, साल के लिए गया। ठीक है, और डिपॉजिटर्स को एफडी में 8% उसको देना ही है। ऐसे कंडीशन पे अगर रेपो रेट थोड़े टाइम के लिए कम भी कर दिया जाए तो बैंक बारोवर को लोन देते समय, लेंडिंग करते समय वो दर सस्ता नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अभी भी एवरेज कॉस्ट 8% बियर करना ही है डिपॉजिटर्स को। ठीक है, तो इस वजह से बेस रेट का जो सिद्धांत था वो सक्सेसफुल नहीं था और इसकी वजह से आरबीआई को अपनी सोच में बदलाव करना पड़ा और उसकी जगह वो लेके आए एमसीएलआर। एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। एमसीएलआर में जो डिपॉजिट्स हैं, जमा हैं, वो सीमांत लागत के आधार पर आधार दरों की गणना की जाती थी। मतलब ये कि जो डिपॉजिट्स की सीमांत लागत है, ठीक है, सॉरी, लेंडिंग की जो सीमांत लागत है, लेंडिंग लोन की जो सीमांत लागत है, उसके आधार पर एमसीएलआर आधारित था। यानी कि जो आधार दरों की गणना है, बेस रेट की जो गणना है, वो एमसीएलआर पर होगी। अंतर क्या हुआ? अब धन की औसत लागत के बजाय, धन की औसत लागत की बजाय, लागत के बजाय
सीमांत लागत पर आधारित होगा। सीमांत लागत, तो ये सीमांत लागत है क्या? सीमांत लागत पर, तो सीमांत लागत क्या है ये जानना जरूरी है। हम सीमांत लागत को अच्छे समझेंगे इस लाइन के बाद। 1 अप्रैल 2016 से आरबीआई ने धन की औसत लागत के बजाय निधियों की सीमांत लागत के आधार पर आधार दरों की गणना करने के लिए एक नई पद्धति को शुरू किया और इस पद्धति को बोलते हैं निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। निधियों की सीमांत लागत पर आधारित आधार दर, इसको हम कह सकते हैं। एमसीएलआर क्या है? एमसीएलआर 4 कारकों पर आधारित था। पहले इसको कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं, तब बात करते हैं कि एमसीएलआर है क्या। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट का मतलब ये है कि बैंक अपने सारे खर्चे निकाल लें, अपना प्रॉफिट जोड़ ले, ठीक, उन सारी चीजों को जोड़ ले, यानी कि यहां जो कंपोनेंट लिखे हैं इनको बैंक जोड़ ले। कौन कौन से? जमा या निधियों की सीमांत लागत, इसको ध्यान देंगे। सीआरआर और एसएलआर को बनाए रखने की लागत, ये तो पहले के जैसा है। बैंकों की ऑपरेटिंग कास्ट, ये पहले के जैसा है। और टेनर प्रीमियम, ये नया है। इन दोनों चीजों पे हमको बात करनी पड़ेगी। तो जमा और निधियों की सीमांत लागत, पहले हम पूरे साल की औसत लागत को ध्यान में रखते हुए बेस रेट का निर्धारण करते थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि धन की सीमांत लागत क्या है। मतलब ये सीमांत लागत कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम में 1 रुपए 1 रुपए बैंक को अपने पास रखने के लिए, जमा रखने के लिए, डिपॉजिट रखने के लिए, अगर मान लीजिए जैसे हम 100 पे निकालते हैं 8% है ना, तो 108/100 कर देते हैं उसको। उसी तरह 1 रुपए रखने के लिए उसे एक्स्ट्रा लागत कितनी है? 8% प्लस सीआरआर एसएलआर, ये सारी चीजें, ये सब कुछ हमने जोड़ लिया तो जितना आया, तो ये सीमांत लागत पर आधारित होगा। इसका ये कहने का मतलब यहाँ पे पूरे साल की औसत लागत नहीं देखी जाएगी, यहाँ उस पर्टिकुलर पीरियड में जो औसत लागत है उसको देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में रेपो रेट कम किया जा रहा है, पॉलिसी रेट कम किया जा रहा है, तो उसका असर टेक्निकली लेंडिंग को कम करने में होना चाहिए, क्योंकि बैंक की जो एवरेज कॉस्ट है वो घटती है। या कभी सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज कम किया जाए तो आरबीआई द्वारा उठाए गए इस फैसले का फायदा बारोवर्स को होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने अपना कोई, अगर पॉलिसी रेट कम है तो बैंक को सस्ते में आरबीआई से लोन मिलता है। तो जब आरबीआई को सस्ते में लोन बैंक को मिल रहा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए बारोवर्स को, क्योंकि बारोवर जब बैंक के पास पैसा लेने आएगा तो सस्ते में प्राप्त पैसा वो सस्ते में ही देगा या देना चाहिए। आइडियली ये कंडीशन है। तो एमसीएलआर किन 4 फैक्टर पर आधारित था? जमा की सीमांत लागत, सीमांत लागत का मतलब है ना कि पूरे साल का औसत, बल्कि उस पर्टिकुलर जमा को रखने की जो कास्ट है उसको हम सीमांत लागत, बस, बाकी चीजें वही हैं। टेनर प्रीमियम क्या है? टेनर प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर कोई धन लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए लिया जाए तो उसमें रिस्क ज्यादा है, तो बैंक उसको महंगा दे सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन में लोन की दरें ज्यादा हो सकती है। अगर कोई धन अल्पावधि के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए है, लोन में दिया जा रहा है, तो उसमें रिस्क कम है, तो वो बैंक को लोन तुलनात्मक रूप से सस्ते में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सस्ते में दिए गए लोन आसानी से उनको वापस हो जाएंगे और उसमें रिस्क कम है। तो मतलब टेनर प्रीमियम का मतलब है कि ज्यादा अवधि पर ज्यादा लेंडिंग रेट, ज्यादा अवधि पर महंगा लोन, यह है टेनर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। आधार दर और एमसीएलआर आधारित दर के बीच में मूल अंतर जमा की लागत का है। जो बेस रेट था पहले और एमसीएलआर में जमा की लागत की जो गणना है उस पर मेन अंतर है, और वो अंतर है कि सीमांत में बदलना। मतलब ये कि जो बेस रेट है वो एक किसी भी अमाउंट को पूरे साल रखने की एवरेज कॉस्ट पर बेस्ड था। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर धन
को रखने की जो कॉस्ट है, न कि पीछे या आगे वाले धन की रखने की कॉस्ट। उस पर्टिकुलर अमाउंट को रखने में जो कॉस्ट आ रहा है उस समय उसके आधार पर बैंक को अपना लेंडिंग रेट डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, बेस रेट और एमसीएलआर दरों की व्याख्या जब तक न की जाए तब तक ये कॉन्सेप्ट उस तरह से स्टैब्लिश नहीं होता। अब जरा इसको समझते हैं। ये है बैंक, इसके पास 2017 में कोई पैसा आया 9% के रेट पर। ठीक है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने जमा करे 2017 में और बैंक 9% उस समय एफडी पर उसे ब्याज दे रही है। 2018 में सेम तारीख को कोई दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा कर रहा है, बैंक उसको 8% का ब्याज दे रही है। अब 1 साल और बाद 2019 में, यहाँ पे 2019 में 1 लाख रुपए बैंक के पास फिर आए और अब बैंक जो है 7% ब्याज दर इस व्यक्ति को दे रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर अलग अलग सालों में आपने देखा कि अलग अलग डिपॉजिट रेट हैं, है ना। यहां पे रुकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी टाइम में, जैसे कि ये बात है 1 जनवरी, ये बात है जनवरी 2019 की। 1 फरवरी 2019 को अगर आरबीआई ने कोई चेंज किया तो डिपॉजिट रेट 6.5% आ गया। मतलब ये कि जो जनवरी 2019 तक 7% था, अब वो 1 फरवरी 2019 से 6.5% हो गया। तो जमा की दर बदल रही है ना, मतलब बैंक को जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फंड है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डिपॉजिट है, जमा को रखने की जो लागत है वो घट गई। ठीक है, इसको और आगे देखते हैं। आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 6% है तब जनवरी 2019 में, और आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटा के कर दिया 5.5% तब 1 फरवरी को। इसलिए इस बैंक की जो कॉस्ट है पैसा रखने की वो घट गई, 7 से 6.5 आ गई। कैसे? बिकॉज यहाँ पे आरबीआई ने 6% से 5.5 कर दिया है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट। अब जिन लोगों को बेसिस पॉइंट नहीं पता वो पीछे का लेक्चर देख के आएंगे और उन्हें बेसिस पॉइंट पता चल जाएगा तो बात करेंगे। बेसिस पॉइंट 1% को 100 टुकड़ों में बांट देने के बराबर होता है। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट मान लीजिए आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देता है तो इन बैंकों को सस्ते में लोन मिलता है, इसलिए बैंक जो है अपना डिपॉजिट रेट 6.5% कर देते हैं 7 की जगह। ठीक है, जनवरी 2019 में बैंक के लिए जमा या फंड की औसत लागत 8% थी। 1 मिनट, जनवरी 2019 में 8% थी। चलिए मान लेते हैं कितना औसत लागत। कैसे? देखिए 2017 में 9%, 1 लाख के लिए अगेंस्ट में, 1 लाख के अगेंस्ट में 2018 में 8% और 2019 में 1 लाख के लिए 7%। तीनों को जोड़ेंगे, है ना, क्या आएगा? 24/3 साल, 3 ईयर का एवरेज है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। यानी कि औसत लागत कितनी है बैंक की जमा को रखने की? 8%। ठीक है, और मान लीजिए कि किसी बैंक को की जो उधार दर है, लेंडिंग रेट, सॉरी हाँ बारोइंग रेट या लेंडिंग रेट, हाँ वो कितना है? 9.5%। जमा विधि की औसत लागत का उपयोग करके ये गणना की गई है। तीनों की हमने औसत लागत करके निकाल के बात करी। अब मान लीजिए 1 फरवरी 2019 को आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 5.5 कर लिया, जो कि हमने यहाँ देखा था, और बैंक ने अपनी जमा की दर घटाकर 6.5 कर दिया उसके प्रभाव में, जो कि हमने यहाँ देखा था इस वाले पॉइंट। लेकिन बैंक अभी भी अपने पिछले जमाकर्ताओं को औसतन 8% जमा दर का भुगतान कर रहा है, और बैंकों को धनराशि की लागत पिछले संचित जमा के लिए कम नहीं हुई है, क्योंकि 3 साल पे बैंक डिपोजिटर्स को औसतन 8% दे रहा है। क्या 2017 में 9 दे रहा था, 2018 में 8 दे रहा है, 2019 में 7 दे रहा है। मतलब 3 साल का जो बैंक का कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फंड है वो 8% मेंटेन है। मतलब ये कि
औसतन जमा पर बैंक को 8% देना ही देना है ना? इसका मतलब ये है कि जो बैंक की एवरेज कॉस्ट है वो कम नहीं हुई है। ऐसे में भला उसने नए जमाकर्ताओं के लिए जमा दर को घटाकर 5.5% कर दिया। मतलब जो जमा करता है उनका उसने कॉस्ट कम कर, उनका उसने जो बेनिफिट है वो कम कर दिया। जमा करता का मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, तो मुझे जो जमा करने पर डिपॉजिट रेट मिलता था वो तो उसने घटा दिया रेपो रेट करने पर। ठीक है, यही कारण है कि बैंक आमतौर पर नए उधारकर्ताओं को अपनी उधार दरें कम नहीं करते हैं, भले ही नए जमाकर्ताओं के लिए जमा दरों को कम कर दें। देखो, रेपो रेट घटा तो बैंक ने डिपॉजिटर्स का पैसा तो सस्ता कर दिया, जमा करने वालों को, ठीक है, 7 की जगह 6.5% देना शुरू कर दिया। लेकिन लोन देते समय अगर 9.5 है तो उसको नहीं कम कर रहा। अब ये कैसी हिपोक्रेसी है कि मेरा पैसा बैंक जाए तो तुम उसमें मुझे कम पैसा दोगे, अगर तुम मुझे बैंक यानी कि मुझे उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसमें दरें कम नहीं कर रहे हो। उसके पीछे कारण यह है कि बैंक की एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फंड 8% के नीचे नहीं आई है, इसलिए बैंक तैयार नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी एमसीएलआर। एमसीएलआर पद्धति के अनुसार बैंक को अपनी उधार दरों को जमा की सीमांत या अतिरिक्त लागत से जोड़ना चाहिए, यानी कि वह जिस दर पर नई जमा राशि प्राप्त करते हैं, यानी कि उस मामले में पीछे वाले उदाहरण में 6.5%। जब डिपॉजिट रेट घट रहा है तो अगर 50 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट रेट घटा तो 50 बेसिस पॉइंट लेंडिंग रेट भी घटना चाहिए। मतलब ये कि अगर 9.5 था, 9.5% था, तो इसे घटकर 9% लोन की दरें हो जानी चाहिए। ठीक है, ये एमसीएलआर का उद्देश्य था। इसलिए इस स्थिति में जब भी आरबीआई रेपो रेट घटाता है, बैंक अपनी जमा दर कम कर देते हैं, क्योंकि उधार दर नई जमा दर से जुड़ी होती है, इसलिए वे लेंडिंग रेट भी कम कर देते हैं। ये बात मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, इसलिए उधार दर को जमा दर की सीमांत, उधार दर मतलब बारोइंग रेट, जमा दर मतलब जमा करने की डिपॉजिट रेट, इस सीमांत लागत से जोड़ने के कारण रेपो रेट का उधार दर पर तेजी से संचरण होगा। जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करेगी, लेंडिंग रेट भी कम होगा। जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी, लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा। यह उधार दरों यानी कि लेंडिंग रेट को निर्धारित करने के लिए बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में, है ना, बैंक की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लाने में मदद करेगा। प्रत्येक बैंक प्रत्येक बैंक क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखता है जब भी वो लेंडिंग रेट डिसाइड करता है? जमा की लागत, कि जो जमा करने की लागत है वो कितनी है, 6%, 5%, परिचालन कॉस्ट, आरक्षित रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर बनाए रखने की लागत, और टेनर प्रीमियम के आधार पर एमसीएलआर दर की गणना करते हैं। ये हमने पीछे वाले सेक्शन में देख लिया है। बैंक अपनी लेंडिंग रेट को एमसीएलआर से जोड़ते हैं, लेकिन एमसीएलआर ढांचे के तहत बैंक को उधार दर में पॉलिसी रेट में परिवर्तन का प्रसारण विभिन्न कारणों से संतोषजनक नहीं रहा। मतलब ये कि रेपो रेट जब भी घटा, ये पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट, रेपो रेट जब भी घटा उसका परिसंचरण यानी कि लाभ लेंडिंग में नहीं मिला उधारकर्ताओं को, एमसीएलआर के होने पे भी वो संतोषजनक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बैंकों को डर है कि अगर वो पहले जमा दर कम करेंगे तो जमाकर्ताओं को खो देंगे। ऐसे समझिए, मेरा पैसा स्टेट बैंक में है, अगर मान लो मुझे 8% मिल रहा है,
आरबीआई ने पॉलिसी रेट कम किया, बैंक ने उसकी वजह से मेरा 8% को घटा के 6 कर दिया या 6.5 कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना पैसा वहां से निकालो और बॉन्ड मार्केट में लगा दो, किसान विकास पत्र में लगा दो, इत्यादि में, है ना? तो बैंक को डर है कि कहीं डिपॉजिटर यानी कि मैं अपना पैसा निकाल के भाग ना जाऊं। सरकार अपनी छोटी बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दर की पेशकश है। अब सरकार की छोटी बचत योजनाएं जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र इत्यादि हैं, है ना? तो उन पे जो दरें हैं वो नॉर्मली ज्यादा हैं। इस वजह से भी बैंक अपना बारोवर को, सॉरी, डिपॉजिटर को न खोए, इसलिए उसने आरबीआई की एमसीएलआर गणना को सही से फॉलो नहीं किया और एमसीएलआर के जो उद्देश्य थे वो सही से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसलिए आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2019 को सभी फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल लोन, मतलब ये कि चाहे आप पर्सनल लोन लें चाहे रिटेल लोन लें या एमएसएमई को, फ्लोटिंग रेट लोन को एक बाहरी, मतलब किसी भी प्रकार के इन लोन्स में को एक बाहरी एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। मतलब ये कि नहीं, एमसीएलआर पर भी काम नहीं चलेगा। बेस रेट की जो दिक्कत थी एमसीएलआर में भी वाली दिक्कत थोड़ी बहुत आई, तो एक काम करो, बैंक को तुम लोग लेंडिंग रेट को किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ दो, जिसमें तुम लोग अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट डिसाइड कर लो, जिसमें तुम अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लो, उसे तुम बार बार बदल नहीं सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, जब उसमें परिवर्तन होगा तो तुम्हारे लेंडिंग रेट में भी परिवर्तन होना चाहिए। मतलब ये कि किसी समय अगर तुमने अपना यानी कि बैंक ने अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट को डिसाइड किया, तो जब भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी आएगी, वो लेंडिंग रेट को, लेंडिंग रेट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, जिस दर पर बैंक आपको लोन देता है, लोन की दर को भी 0.5% कम करेगा। ठीक है, ये कम करना जरूरी हो जाएगा। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन कौन से हैं? एक तो रेपो रेट, ये आप जानते हो। दूसरा 3 महीने की ट्रेजरी बिल। तीसरा 6 महीने की ट्रेजरी बिल। क्योंकि ट्रेजरी बिल नॉर्मली रेपो रेट के ही आसपास होते हैं, है ना? तो इनको जो है आप अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क मान सकते हो। चौथा एक बेंचमार्क आरबीआई ने स्थापित किया जिसका नाम था फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये जो अन्य बेंचमार्क दर निर्धारित करता है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल है कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 9 दिसंबर 2014 को स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 जुलाई 2015 को एक स्वतंत्र बेंचमार्क के व्यवस्थापक के रूप में मान्यता दी गई, है ना? इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट डिसाइड करना है। बैंक को अपनी जमा दर को बाहरी बेंचमार्क दर से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यहां ध्यान दीजिए, लैंडिंग रेट के लिए तुम बाध्य है। यहाँ पे देखिए, जितना फ्लोटिंग रेट है लोन का, है ना, उसमें तो अनिवार्य कर दिया गया है एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना। लेकिन जो जमा दर है, जमा दर का मतलब डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स का है रेट, वो उसके लिए आरबीआई ने बाध्य नहीं किया। डिपॉजिट के केस में क्यों नहीं बाध्य किया? क्योंकि अगर बैंक रेपो रेट के घटने पे अपना डिपॉजिट का रेट घटा देंगे, तो जिनका पैसा जमा है, जिनका पैसा डिपॉजिटेड है, वो जमा दर कम होने पे अपना पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में जा सकते हैं या किसी दूसरी बैंक में जा सकते हैं जिन्होंने जमा की दर नहीं घटाई, है ना? अब मान लीजिए एक्सिस बैंक अपनी ऋण दरों को निम्नलिखित प्रकार से जोड़ता है। जैसे होम लोन है, रेपो रेट प्लस 3%। अभी 3% क्या है? स्प्रेड। इस स्प्रेड क्या होता है? जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, खर्चे वो सब जुड़ा हुआ है।
किसी टाइम में अगर रेपो रेट 6% है तो होम लोन कितना होगा 9%। किसी टाइम अगर रेपो रेट 10% सॉरी 7% है तो लोन का रेट होना चाहिए 7 से 10%, है ना। अगर आरबीआई इसको घटा के किसी टाइम 5% कर दे रेपो रेट तो लोन का रेट घट के आ जाना चाहिए 8%, क्योंकि स्प्रेड अपने आप में बार बार बदला नहीं जा सकता है। और रेपो रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क के तौर पर एक्सिस बैंक ने अगर मान लिया है तो रेपो रेट के घटने पर लोन का दर तुरंत घटना चाहिए। यहाँ सभी प्रकार के ऋण, सभी प्रकार के लोन रेपो दर से जुड़े होते हैं ऐसा माना गया, जो कि एक बाहरी बेंचमार्क है जिस पर एक्सिस बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। आपको पता है कि रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करते हैं, तो रेपो रेट डिसाइड करने में एक्सिस बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए जिस क्षण आरबीआई रेपो रेट में परिवर्तन करता है वो स्वचालित रूप से लोन की दरें, उधार दरों नए उधारकर्ताओं के लिए उसी क्षण प्रेषित हो जाते हैं। भले ही बैंक का उधार दर ट्रेजरी बिल के साथ जोड़े, तो आरबीआई जब रेपो रेट में बदलता है तो टी बिल की यील्ड बाजार में तुरंत बदलती है। हाँ, इसमें हमने बताया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क में रेपो हो सकता है, 3 मंथ का टी बिल हो सकता है, 6 मंथ का टी बिल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोटिंग बेंचमार्क हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम 3 महीने में एक बार उनको जरूर रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें आरबीआई ने यह भी कहा था कि एमसीएलआर जो है अपने आप में सेटिस्फैक्टरी नहीं था, ठीक है। उधार दर यानी कि लेंडिंग रेट को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का उद्देश्य रेपो रेट को उधार दर में तेजी से स्थानांतरित करना था। मतलब ये कि अगर आरबीआई, आप एक लोकतांत्रिक देश में है, अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है बाजार में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करने के लिए, तो उसका फायदा बारोवर्स को होना चाहिए। उसका फायदा किसको होना चाहिए? बारोवर्स को। यानी कि कोई पैसा लेने आ रहा है तो बैंक को अपना लेंडिंग रेट कम करना होगा। एक ही श्रेणी के अंतर्गत बैंक द्वारा एक से अधिक मानक अपनाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये कि अगर बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क के तौर पर रेपो अपना लिया तो उस श्रेणी में बैंक टी बिल्स को नहीं अपना सकता। जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क बैंक ने डिसाइड कर लिया है उसे उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर स्प्रेड को, अच्छा यहाँ पे बैंक स्प्रेड के घटक को या उसकी मात्रा को तय करने के लिए स्वतंत्र है। अभी स्प्रेड क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, वो सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन सामान्य तौर पर स्प्रेड में क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, बिजनेस स्ट्रेटजी और बैंकों की ऑपरेटिंग कॉस्ट आदि शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अगर उसने कोई लोन दिया है उसका रिस्क कितना है, उन चीजों को जोड़ा जाएगा। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है और बैंकों की परिचालन लागत क्या होती है वो शामिल है। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम केवल तभी बदल सकता है जब उधारकर्ता का क्रेडिट मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन है। मान लीजिए किसी समय बैंक ने अपना स्प्रेड 3% डिसाइड किया। अब स्प्रेड में क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जुड़ा हुआ है और अगर किसी बारोवर, जैसे मान लीजिए विजय माल्या, उसकी रेटिंग तेजी से घट गई, तो जो उसकी रेटिंग घट गई तो ऐसी कंडीशन में बैंक का लोन ज्यादा रिस्क में हुआ डिफॉल्ट होने के। तो उस कंडीशन पे बैंक अपना जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको तथाकथित फंड उसका ज्यादा रिस्क में है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए बैंक अपना क्रेडिट का रेट बढ़ा सकता है। कैसे? स्प्रेड को बढ़ाकर। अन्यथा अगर ऐसी बात नहीं है, मतलब ये कि कोई क्रेडिट के मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, विजय माल्या की या किसी के भी किसी बारोवर के, तो स्प्रेड के अन्य घटकों जैसे परिचालन लागत को 3 साल में सिर्फ एक बार बदला जा सकता है। बैंक बार बार नहीं कह सकती कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इस तरह से बढ़ रही है।
अगर उसका क्रेडिट रिस्क चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में बैंक कह सकती है कि हाँ उसका क्रेडिट अब महंगा होगा, अन्यथा वो परिचालन लागत इत्यादि को 3 साल में सिर्फ एक बार बदल सकता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत ब्याज दर 3 महीने में कम से कम एक बार रीसेट की जाएगी, बदली जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी उधारकर्ता ने 1 जनवरी 2020 को ऋण लिया और आरबीआई ने 1 फरवरी 2020 को रेपो दर में बदलाव कर दिया, तो उधारकर्ता को दर में जो कटौती हुई है उसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने तक नहीं बदली जाएगी, क्योंकि उसके ऋण पर ब्याज 1 अप्रैल से संशोधित होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को उधार लिया गया है, तो 3 महीने तक उसकी दर नहीं बदली जाएंगे, 3 महीने बाद बदली जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसको लाभ मिलेगा 1 अप्रैल 2020। आरबीआई ने बैंक उधार दर को एमसीएलआर या कोई बाहरी बेंचमार्क जैसे एंकर रेट से जोड़ने के लिए बाध्य किया है, लेकिन एनबीएफसी के लिए उधार दर के लिए बाध्य नहीं किया गया। ठीक है। बेसल नॉर्म्स, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि बेसल नॉर्म्स हैं क्या। देखिए, या इनकी जरूरत क्या है ना। हमारा ये अगला टॉपिक है बेसल नॉर्म्स। तो अब बैंक लोन देती है, बैंक लोन देती है, उसका लोन अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह के पर्सन पे पहुंचता है। कोई लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, किसी का क्रेडिट रिस्क कम होता है, किसी का क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है। जिन पे क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है उन पे डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। डिफॉल्ट की कंडीशन में बैंक का एनपीए बढ़ता है। एनपीए बढ़ने में बैंक रन हो सकती है। बैंक रन का मतलब होता है बैंक अपने आप को डिक्लेयर कर दे को फेल हो गया। उदाहरण पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। तो वैसी कंडीशन पे एनपीए हो सकता है। इस एनपीए को काउंटर करने के लिए बेसल नॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है। बेसल नॉर्म्स को हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना। बेसल नॉर्म्स का बैकग्राउंड आपने समझ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग बेसल नॉर्म्स और सीआरएआर का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथियों अपने नोट्स बनाते रहिए और कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो उसको भेजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स एंड डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसके अलावा कुछ और नई नई चीजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।